हेलो फ्रेंड्स, मैं सी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहां पर आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी में रेक्टिफिकेशन कैसे फाइल करेंगे। अगर कोई आपके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ है तो उसमें रेक्टिफिकेशन का क्या प्रोसेस रहेगा, उसमें हम किस टाइप से प्रोसीड करेंगे और इसमें किस टाइप से आपको रेमेडी मिलने वाली है। जीएसटी पोर्टल पर डायरेक्ट चलकर हमको इसको ऑनलाइन फाइल करना होता है। जिस तरह से आप अपील फाइल करते हैं सेम उसी तरह से रेक्टिफिकेशन भी फाइल होती है, लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ आप फाइल नहीं कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन के लिए सेक्शन है 161, ठीक है। ये 161 जो सेक्शन है यहाँ पर जो है रेक्टिफिकेशन के लिए अलाउड करता है, और यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी दी गई हैं कि रेक्टिफिकेशन जो आप करेंगे वो एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, जो भी एरर्स एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड्स हुई हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। यहाँ पर रेक्टिफिकेशन की जो पावर है वो ऑफिसर के पास भी है, वो खुद से भी अपने ऑर्डर को, नोटिस को, कोई भी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट को रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसी तरह से आप भी रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं। जो एसएससी है, अगर उसको यहाँ पर जो है अफेक्टेड जो पार्टी है, अगर उसको ऐसा लगता है कि जो ऑर्डर पास हुआ है, जो नोटिस आया है वो अपेरेंटली ही गलत है, तो उस केस में यहाँ पर रेक्टिफिकेशन फाइल हो सकती है। मैं यहाँ पर आज जो रेक्टिफिकेशन फाइल करने वाला हूँ उस केस में क्या है कि प्रॉपर ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास किया है उसमें डीआरसी 03 को कंसीडर नहीं किया। डीआरसी 03 कंसीडर ना करना ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसी तरह से काफी सारे ऐसे केस बनेंगे, जैसे अगर आपने रिप्लाई में ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजमेंट को जो है सबमिट किया था और सेम स्टेट में था, और फिर भी अगर ऑफिसर ने उसको ओवरलुक कर दिया, तो उस केस में भी आप जो है रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे। ये मैंने आपको दो एग्जांपल बताए हैं, ऐसे काफी अदर केस भी हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो टाइम लिमिट है वो 6 मंथ की टाइम लिमिट होती है। ये प्रॉपर ऑफिसर के पास 6 मंथ की टाइम लिमिट है कि वो रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो टाइम लिमिट है कि आप जो एप्लीकेशन फाइल करेंगे, आपके पास जो है 3 महीने की टाइम लिमिट होती है, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। इसी तरह से अपील में भी 3 महीने की टाइम होती है। ये प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि उसके रिगार्डिंग जो है वो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर जो पास करेंगे, वो रेक्टिफिकेशन की जो एप्लीकेशन है वो 6 महीने का उनको टाइम दिया गया है। 3 महीने का पर आपको टाइम दिया गया है, 6 महीने का उनको दिया गया है। और डेट कहां से कंसिडर करनी है? जिस दिन वो नोटिस, ऑर्डर या सर्टिफिकेट जो है इशू किया गया है, तो वहां से डेट काउंट होगी। लेकिन कुछ केस ऐसे भी हैं जहां पर ये लिमिट काम नहीं करती है, जैसे अर्थमेटिकल मिस्टेक वाली जो एरर्स हैं, या फिर कोई एक्सीडेंटल स्लिप या ओमिशन हो गया है, तो उस केस में लिमिट काम नहीं करेगी, इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो 17-18 के जो ऑर्डर्स पास हुए हैं उनको एक बार चेक कीजिए कि क्या आपके केस में भी ऐसा है, तो आप इस वाले प्रोसीजर के थ्रू जो है अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई करा सकते हैं। अब यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो जो डिमांड ऑर्डर है वो पास हुआ था। यहाँ पर रिमाइंडर भी लिखा गया है कि फर्दर आपको जो है सेक्शन 75(4) में जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से ऐसी चीज जो है वो टाइम लिमिट के अंदर जो है सबमिट नहीं कर पाई डिटेल। तो इस केस में जो ऑर्डर पास हुआ उसमें जो है पेनल्टी भी लगा दी गई। यहाँ पर ये लिख दिया गया है कि सेक्शन 73 में जो है ऑर्डर पास किया जाता है क्योंकि आपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपरली सबमिट नहीं किए, रिप्लाई आपने सबमिट नहीं किए। लेकिन इस केस में भी जब ये ऑर्डर पास हुआ तो उस केस में डीआरसी 03 जो है वो कंसिडर नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि यहाँ पर जो मिस्टेक अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड्स है वो चीज यहाँ पर कवर हो जाएगी। एरर्स जो भी हैं उसके केस में ये चीज कंसिडर कर ली जाएगी। अब यहाँ पर पहले चेक कीजिए कि जो टैक्स है वो कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, सीजीएसटी एसजीएसटी का अमाउंट है, और यहाँ पर जो है इंटरेस्ट भी लगाया गया है, पेनल्टी भी लगाई गई है। तो अब यहाँ पर इस वाले जो ये ऑर्डर पास हुआ है इसको रेक्टिफिकेशन में ले जाया जा रहा है। हालांकि इसके रिगार्डिंग जो है अपील की भी रेमेडी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर डीआरसी 03 कंसिडर ना होने की वजह से ये रेक्टिफिकेशन में जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर डीआरसी 03 फाइल नहीं होता, और उसमें भी क्या है कि उसी टाइम लिमिट के अंदर अंदर, मतलब जब ये 17-18 में एसएससी ने खुद से सेल्फ डिक्लेयर करते हुए अपनी लायबिलिटी को जमा कर दिया, फिर भी ये टैक्स की डिमांड कंफर्म कर दी गई, तो वो बिल्कुल गलत है। इसीलिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन फाइल की जा रही है। हो सकता है आपका जो केस है वो थोड़ा अलग टाइप का हो, लेकिन आप ये वाली रेमेडी जो है अवेल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं किस टाइप से हम प्रोसीड करेंगे। तो जीएसटी पोर्टल पर ही आपको जाना है। अब उसके बाद यहाँ पर यूजर सर्विस में जाना है, उसके बाद माई एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो है रेक्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको, एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। उसके बाद आप यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब न्यू एप्लीकेशन के बाद क्लिक करने के बाद जो ऑर्डर है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब मेरे जितने भी ऑर्डर्स या फिर नोटिस जो होंगे जिनके लिस्ट में ऑर्डर पास हुए हैं, तो उस केस में जो टाइम लिमिट अभी बची हुई होगी केवल वही मुझे यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे कि जो यहाँ पर ऑर्डर मैंने आपको दिखाया वो 3 महीने अभी उसके पूरे नहीं हुए हैं। तो मेरे पास काफी सारी ऐसी क्वेरीज भी आई थी कि सर 17-18 में कैसे अवेल करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आपकी आज की डेट है उससे 3 महीने पहले जाइए और उसमें चेक कीजिए कि
उस 3 महीने के अंदर अंदर ही वो जो है आपकी ऑर्डर पास होना जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें तो इसका जो ऑर्डर है वो 24 दिसंबर को पास किया गया, तो इसीलिए यहाँ पर रेमेडी अवेलेबल है। अगर यहाँ पर 31 दिसंबर को भी कोई ऑर्डर पास किया जा रहा है तो उस केस में क्या है कि आप ये वाली जो रेमेडी है अवेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है पीरियड, तो पीरियड तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कवर आ रहा है। अब यहाँ पर आपको ग्राउंड्स लिखने हैं, तो जो ग्राउंड्स हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। इस ग्राउंड्स में जो है आपको सबसे पहले तो लिखना है कि क्या क्या एरर है, क्या मिस्टेक है जो कि ऑर्डर पास करते हुए ऑफिसर ने की है। अपेरेंटली जो है ऑर्डर में दिखाई दे रही है, तो पहली वाली तो जो मैंने आपको बताई है DRC-03 वाली चीज ले सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर वो DRC-03 आपने बाद में फाइल किया है, मतलब ऑर्डर पास होने के बाद में अगर भरा है, तो फिर उसमें जो है इग्नोरेंस ऑफ लॉ को कवर नहीं किया जा सकता है। वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ को किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता है और उसमें आप रेमेडी अवेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑफिसर ने जो है प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, आपको रेमेडीज दी हैं कि आप जो है आइए हमें बताइए कि आपका क्या टैक्स डिफरेंस आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी रीजंस की वजह से यहाँ पर जो है सबमिट नहीं हो पाया, तो अब DRC-03 वाला जो पॉइंट है वो कंसिडरेबल है। दूसरा, जब आपने रिप्लाई किया होगा तो उस केस में अगर आपके फैक्ट्स इस टाइप के हैं कि वहां पर ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट्स हैं ऑलरेडी, क्योंकि काफी सारे ऐसे जजमेंट्स जो SSC के फेवर में आए हुए हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर उसके लिए प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है। और ये जो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है, इसी तरह से अपील का भी प्रोसेस है। अपील के ड्राफ्ट फॉर्मेट्स, उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो के लिंक्स में से आप फॉर्मेट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उसमें हमें उसी तरह से जैसे हमें अपील में जाना है, सेम उसी टाइप से यहाँ पर प्रोसीड करना है। कैसे प्रोसीड करना है? सबसे पहले जो है ग्राउंड्स आपको लिखना है, जैसे मैंने अभी बताया ये ग्राउंड है, इसी तरह से आपको भी अपने ग्राउंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वाइड इसमें जो प्रोविजन है इसमें वाइड टर्म्स यहाँ पर कवर की गई है। क्या है? एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। लेकिन यहाँ पर कहीं भी एरर को डेफिनेशन नहीं दी गई है, ना ही एरर को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो वो चीज आपको केस टू केस बेस यहाँ पर चेक करनी है। केस टू केस जो फैक्ट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब यहाँ पर पहले आप ग्राउंड्स लिखेंगे, लेकिन जो अटैचमेंट है उसमें प्रॉपरली आपको इसी तरह से जाना है जैसे प्रोसीजर होता है। पहले तो आप जो है यहाँ पर ग्राउंड्स लिखेंगे, फिर ग्राउंड्स के साथ साथ आपको फैक्ट्स भी देने हैं कि आपके केस के क्या फैक्ट्स थे, और उसमें यह भी लिखना है कि आप पहले जो रिप्लाई सबमिट नहीं कर पाए थे, मतलब जब आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी, जब ऑर्डर पास करने से पहले जो नोटिस आए थे उनका रिप्लाई आप क्यों नहीं दे पाए। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको जो लॉ का एक्सट्रैक्ट है वो सेम एज इट इज यहाँ से लिखना है, सेक्शन 161 जिसका आपको यूज कर रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद जो ऑनरेबल कोर्ट्स के जजमेंट है वो लिखने हैं, और लास्ट में आपको प्रे करनी है कि सर यहाँ पर जो है हमारे जो ये मिस्टेक्स वाले पॉइंट्स हैं इनको आप कंसिडर कर लीजिए, और जो भी डिमांड है उसको आप रेक्टिफाई कर दीजिए। तो रेक्टिफाई में हो सकता है कि आपकी जो डिमांड है पूरी की पूरी नील हो जाए, या फिर हो सकता है कि माइनर्स में अमेंडमेंट होकर वो डिमांड जो है कम हो जाए। तो इस तरह से आपको प्रोसीड करना है, और यहाँ पर वो अटैचमेंट भी लगानी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बस आप केवल 1000 कैरेक्टर्स के अंडर में ही यहाँ पर रिप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अटैचमेंट्स के लिए यहाँ पर दिया गया है, और 4 फाइल्स यहाँ पर अटैच हो सकती है। यहाँ पर जो है आप मैक्सिमम 4 फाइल्स अटैच कर सकते हैं 5 MB तक की। तो पहले जो है आप यहाँ पर जो प्रॉपर आपका रिप्लाई है वो सबमिट करेंगे, फिर उसके साथ जो है आपको जो नोटिस आया था, ऑर्डर आया था, उसकी कॉपी अटैच करनी है, और लास्ट में जो आपका DRC-03, जैसे मैंने यहाँ पर बताया DRC-03 ऐसे हो सकता है आपका कोई अदर डॉक्यूमेंट हो, वो आपको अटैच करना है। मतलब जो भी आपके एविडेंस है वो सारे के सारे आपको यहाँ पर अटैच करने हैं। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पर लिख देना है उससे काम खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है, ऑथराइज पर्सन सेलेक्ट करना है, प्लेस सेलेक्ट करना है, और फाइल पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। ऑनलाइन जो है ये फाइल हो जाएगा आपका। उसके बाद सेक्शन 161 का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें जो है रेक्टिफिकेशन की जो टाइम लिमिट है वो 6 मंथ दी गई है, जबकि अपील के केस में क्या है कि उसके सेक्शन में जो है वो बाउंडेशन नहीं लगाई गई है। मतलब जब आप अपील फाइल कर देते हैं तो उसमें जो अपीलेट अथॉरिटी है अगर वो चाहे तो 1 साल के अंदर उसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। वहां पर वर्ड सेल नहीं लिखा हुआ, वहां पर मे लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है वो सेल यूज किया गया है। इसका मतलब जो रेक्टिफिकेशन का जो रिजल्ट आपको मिल जाएगा वो 6 मंथ के अंदर अंदर ही मिल जाएगा। तो ये उससे थोड़ा फास्ट है, लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशन है, क्योंकि ये सब टाइप की चीजों को कवर नहीं करेगा। जबकि अपील में जब आप जाते हैं तो वहां पर वाइड चीजें कवर होती हैं, आपकी वाइड फैक्ट्स जो होते हैं वो कवर हो जाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, वहां पर अपील में भी जो डॉक्यूमेंट्स या फिर जो सबमिशंस आपको करने थे अपने एजुकेटिंग अथॉरिटी को या प्रॉपर ऑफिसर को, और आपने उस टाइम पर नहीं किए थे, जैसे ये वाला केस जो है, इस केस में सबमिशन नहीं हुए थे,
तो वहां पर जो है आपकी अपील रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अपील में जो है ये चीज या नए फैक्ट्स या नए सपोर्टिंग्स जो है वो कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये था लेटेस्ट वीडियो। इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक एडवाइजरी आई हुई थी, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की थी। वो पर्टिकुलर एक स्टेट की थी, लेकिन ये सेक्शन है, ये तो आप किसी भी स्टेट या यूटी में अगर आपके लिस्ट में ऑर्डर पास हुआ है तो आप यूज कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाला जो सेक्शन है 161, ये हर स्टेट यूटी में आप इसको यूज कर पाएंगे। लेकिन जो प्रोसेस मैंने बताया उसके थ्रू आपको प्रोसीड करना है, और ध्यान भी रखना है कि कहीं कहीं आप ऐसी एप्लीकेशन फाइल ना कर दें कि ताकि जो आपकी अदर रेमेडीज है उनका भी टाइम लिमिट चला जाए। ठीक है, क्या आपकी जो प्रॉब्लम थी या जो आपका केस था वो रेक्टिफिकेशन में कवर नहीं था, फिर भी आपने रेक्टिफिकेशन फाइल कर दी, तो आप जब रेक्टिफिकेशन फाइल करेंगे तो आप अपील फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए, दोनों में से आपको एक ही रेमेडी मिलेगी। तो जब भी आप उसको फाइल करेंगे तो पहले अपने ऑर्डर को प्रॉपरली वेरीफाई करें, उनमें जो फैक्ट्स हैं उनको समझें, उसके बाद इसको अवेल करें। ये था लेटेस्ट वीडियो। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। चैनल जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है। जब आप चैनल पर वीडियोस देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। प्लेलिस्ट में काफी सारे जजमेंट्स भी अपलोडेड हैं, तो आप ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट्स भी कोट कर सकते हैं जब आप रिप्लाई बना रहे हो। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।